डिकोड करेंगे इस वीक मार्केट में हुए मेजर इवेंट्स को। वेलकम टू प्रोसर मार्केट। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, इंडिया में फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट मंथ दिवाली है। एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा जिससे कि डिमांड बढ़ेगी। स्टॉक मार्केट में किन सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा अभी वो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर की। दिवाली के समय सबसे ज़्यादा और डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा जिस सेक्टर को वो एफएमसीजी सेक्टर है। एफएमसीजी आसान भाषा में कहूँ तो घर के किराने का सामान जैसे शुगर, मिठाई, पैकेज फूड, ऑयल वगैरह। फेस्टिव सीजन में इनका कंजम्पशन बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ती है और प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी समय। एफएमसीजी कंपनियों का कहना है कि शहरी भागों में ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ने वाली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों उससे भी ज़्यादा होने वाले हैं। एफएमसीजी सेक्टर को ग्रामीण भाग सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है। कुछ सालों से एफएमसीजी सेक्टर सिंगल डिजिट में ग्रो किया है और इस साल इलेक्शन हुए, नदन रीजन में हीट वेव ज़्यादा थी और कंपटीशन बढ़ने के कारण एफएमसीजी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ कम हुई। सिंगल डिजिट में काफ़ी टफ सीजन था इस सेक्टर के लिए। अब जब फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुके हैं तो इस सेक्टर का कहना है कि कंज्यूमर की डिमांड पॉजिटिव रहेंगी, सेल्स में ग्रोथ होगी, एक स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होने वाला है और अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15% की वॉल्यूम्स ग्रोथ इस क्वार्टर में होने वाली है। इस फेस्टिव सीजन में ओवरऑल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलने वाला है। डाबर कंपनी के लिए पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर एक क्रिटिकल पीरियड रहा। सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ नहीं कर रही थी, लेकिन अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने के बाद और विंटर शुरू होते ही इनके सेल्स बढ़ सकते हैं। डाबर के कुछ प्रोडक्ट विंटर स्पेसिफिक है, जैसे डाबर च्यवनप्राश, डाबर हनी और रियल जूस दिवाली गिफ्ट पैक। इन प्रोडक्ट्स के सेल्स बढ़ सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स की डिमांड किसी खास सीजन में ही रहती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। बीकानेर वाला फूड्स का भी यही कहना है। इस सीजन में कंज्यूमर का परचेसिंग पावर बढ़ेगा जिससे कि सेल्स में ग्रोथ होंगी और हम सभी फूड प्रोडक्ट की ग्रोथ होंगी ऐसा मानकर चल रहे हैं। सेल्स में 25% की ग्रोथ की उम्मीद हम कर रहे हैं। एफएमसीजी सेक्टर के लिए फेस्टिव सीजन मायने रखता है। एक साल के सेल्स में इनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। कंपनी का कहना है कि बढ़ती डिमांड को कैटर करने के लिए हम रेडी है। एफएमसीजी सेक्टर को सबसे ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो ग्रामीण मार्केट है। फूड्स में खर्च करने की बात आई तो ग्रामीण मार्केट ने शहरी मार्केट को पीछे छोड़ दिया। महंगाई दर कम होने से, प्रोडक्ट की प्राइस कम होने से कंज्यूमर को बूस्ट मिला है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों से सेल्स बढ़ रही है। सिटी मार्केट भी पीछे नहीं है, वहाँ पे भी डिमांड देखने को मिल रही है। सिटी मार्केट भी कंटिन्यू ग्रो करने की उम्मीद है। एज़ कम्पेयर टू सेल्स ग्रोथ को देखें तो मार्च क्वार्टर सिटी और ग्रामीण दोनों के लिए अच्छा रहा, डिमांड देखने को मिली है। लेकिन इस फेस्टिव सीजन की डिमांड को कैटर करने के लिए एफएमसीजी कंपनी ऑल सेट है। ये भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे मार्केट को कैप्चर करने के लिए। नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, खासकर छोटे पैकेट वाले। मार्केटिंग की जा रही है। यूनिक टेक देने के लिए स्पेशल एडिशन नए डिज़ाइन के साथ प्रोडक्ट मार्केट में आने वाले हैं। प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ साथ सोशल मीडिया का भी यूज़ किया जा रहा है। प्रोडक्ट को एंड यूज़र तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक में भी ध्यान दिया जा रहा है। डिमांड को कैटर करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, इन्वेंटरीज बढ़ा दी गई, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को मजबूत किया गया। सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर से पार्टनरशिप की गई ताकि सप्लाई चेन में कोई दिक्कत ना आए और एंड यूज़र तक प्रोडक्ट टाइम पे पहुंच सके। तो एफएमजीजी सेक्टर ऑल सेट है फेस्टिव सीजन में डिमांड बूस्ट को कैटर करने के लिए। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की। फेस्टिव सीजन खासकर दिवाली में गाड़ियों के सेल्स बढ़ जाते हैं। पूरे साल में दिवाली मंथ ही ऐसा होता है जिसमें ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है। हीरो मोटरकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस, स्कॉट, आइचर मोटर और मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा महिंद्रा इस क्वार्टर में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें से भी टू व्हीलर सेगमेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स बढ़ सकती है। ओला और एथर के बजाय ट्रेडिशनल प्लेयर जैसे बजाज ऑटो, टीवीएस कस्टमर का इनकी ओर रुझान ज़्यादा है। बजाज ऑटो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट महाराष्ट्र में। कंपनी सीएनजी व्हीकल भी ऑफर करती है, तो इस दिवाली में ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इस वीक की दूसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। आपने सुना होगा चाइना की सेंट्रल बैंक ने कुछ डिसीजन लिए जिससे कि निफ्टी मेटल इंडेक्स और मेटल स्टॉक अपसाइड रैली किया है। आपने सुना होगा चाइना इकोनॉमी स्टिमुलस मेजर्स के बारे में। क्या है चाइना का ये इकोनॉमिक स्टिमुलस और सेंट्रल बैंक ने क्या डिसीजन लिए, इसको समझने के लिए पहले बैकग्राउंड समझना होगा। करंट इकोनॉमी में कैसी ग्रोथ है ये देखने के बाद ही किसी भी देश की सेंट्रल बैंक कुछ डिसीजन लेती है। बात चाइना की करें तो आपको पता होगा चाइना की ग्रोथ रेट लगातार कम होती जा रही है।
कोविड के पहले चाइना की जीडीपी ग्रोथ 7% से ग्रो कर रही थी, फिर 6% हो गया, और फिर हम सब जानते हैं 2020 में कोविड का समय था, लॉकडाउन लग गया था, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बंद हो गई थी। फिर जब लॉकडाउन खुला, कोविड का खतरा टला, इकोनॉमी वापस से चलने लगी। कोविड के बाद 2021 का जो ईयर था, उसमें चाइना के जीडीपी का 8% का ग्रोथ हुआ। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट कम होने लगती है। जो 8% 2021 में ग्रोथ रेट थी, डाउन होकर वो 2022 में 3% हो जाती है, और 2023 में 5.50% की जीडीपी ग्रोथ रही है, और अभी 2024 में 5% ग्रोथ रेट है। इकोनॉमिस्ट ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि आने वाले कुछ सालों में चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट 4% से 3% रहने वाली है। कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसकी ग्रोथ कम हो। इनफैक्ट हर देश यही चाहेगा कि हमारे देश की जीडीपी ग्रो करे। लेकिन अगर ग्रोथ रेट डाउन जा रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, तो क्यों ग्रो नहीं कर रहा है, इस रीज़न को फिक्स करना होगा। क्या ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जिससे कि देश की जीडीपी ग्रो करे। इस चीज़ को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक सामने आती है, ताकि वो डिसीजन ले पाए इकोनॉमिकली। तो यहाँ पे क्या हुआ कि चाइना की जो सेंट्रल बैंक है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जैसे हमारे देश में आरबीआई है, वैसे चाइना में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, चाइना की सेंट्रल बैंक। तो वो यहाँ पे सामने आई है और कुछ डिसीजन लिए गए हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। वही आपने सुना होगा, चाइना इकोनॉमिक स्टिमुलस। क्या डिसीजन लिए गए? पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर ने इंटरेस्ट रेट कट करने को कहा। इंटरेस्ट रेट कट करने से जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो जाएंगी। मतलब जिस किसी को लोन चाहिए होगा उसको अब कम इंटरेस्ट रेट में लोन ले सकेंगे। और ख़ासकर आप बिजनेस के बारे में सोचिए, उनका तो काम ही यहाँ पे बिजनेस लोन पे चलता है। उनको अब लेस इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिससे कि एक बूस्ट मिल सकता है बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। दूसरा डिसीजन ये लिया गया, गवर्नर ने कहा है कि बैंक्स का 0.5% पॉइंट से आरआरआर को कट किया जा रहा है। आरआरआर का मतलब है रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो। बैंक को सेंट्रल बैंक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। सेंट्रल बैंक का एक मेजर गाइडलाइन होती है, देश के सभी बैंकों को कुछ अमाउंट अपने पास रिजर्व्स रखना होता है। कितना % रखना होता है ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। रिजर्व रखना पड़ता है ताकि कल कुछ क्राइसिस आ जाए या कस्टमर की विड्रॉल ज़्यादा होने लगे किसी कारण से, इसलिए कुछ अमाउंट रिजर्व रखा जाता है बैंक, जिसको आरआरआर कहा जाता है। तो यहाँ पे गवर्नर ने कहा इसको 0.5% से कट किया जा रहा है। अब ये जो 0.5% कट किया है, ये पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा। अब तक ब्लॉक था, अब 0.5% अमाउंट और लोन दिया जाएगा। इससे इकोनॉमी में और ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होगा। आप सोचिए, 0.5% कट होने से चाइना की इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन युआन, अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो 142 बिलियन डॉलर्स फ्री हो जाएगा बैंकों से, जो कि इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा। तीसरा डिसीजन लिया गया और इसी डिसीजन से इंडिया के मेटल स्टॉक राइज किए गए, और ये डिसीजन था चाइना की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, जिसमें एग्जिस्टिंग मॉर्गेज रेट को कट किया गया और साथ ही घर खरीदने के समय लगने वाला डाउन पेमेंट को भी कम किया गया 50% से। क्योंकि चाइना में 2021 से रियल एस्टेट मार्केट मंदी में चल रहा है, घर बिक नहीं रहे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई थी। अब मॉर्गेज रेट कट किया गया, डाउन पेमेंट कम किया गया, तो ये माना जा रहा है कि चाइना में अब रियल एस्टेट मार्केट का स्लो डाउन खत्म हुआ और अब चाइना का रियल एस्टेट रिवाइव करेगा, होम मार्केट रिवाइव करेगा, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होंगी, इकोनॉमी बूस्ट होंगी, जिससे जो मेटल का कंजप्शन है खासकर रियल एस्टेट सेक्टर में, उसकी डिमांड अब यहाँ पे बढ़ने वाली है। और इंडिया क्या करता है? इंडिया चाइना को मेटल एक्सपोर्ट करता है। यही वजह है कि चाइना ने इकोनॉमिक स्टिमुलस अनाउंस के बाद इंडिया का मेटल इंडेक्स निफ्टी मेटल 3% से बढ़ा। मेटल स्टॉक भी अपसाइड रैली किए, जैसे एनएमडीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेदांता, टाटा स्टील, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक, जिंदल स्टील एंड पावर, ये सारे बुलिश हो गए। इसी तरह से चाइना के पॉलिसी का इफेक्ट इंडियन मार्केट में पड़ा, खासकर मेटल स्टॉक को। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ्स हाइक किए गए, उस वजह से सब्सक्राइबर बेस डाउन हो गए। टेलीकॉम सेक्टर में इंडिया में 4 ही प्लेयर है, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल। 3 प्राइवेट कंपनी है और एक सरकारी। वैसे कहने को तो यहाँ पे 4 कंपनी है, लेकिन हम सबको पता है कि टेलीकॉम सेक्टर में डुओपोली है, एयरटेल और जियो की। अभी हुआ ये है कि प्राइवेट कंपनी ने अपने टैरिफ्स हाइक कर दिए, रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए, जिससे हुआ कि तीनों कंपनियों के यूजर्स ने पोर्ट करा दिया बीएसएनएल में, और तीनों ही कंपनी के स्टॉक मार्केट लिस्टेड है। ट्राई, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है, उनके जुलाई के डेटा के अकॉर्डिंग रिलायंस जियो ने 7,58,000 सब्सक्राइबर डाउन हुए, वोडाफोन आइडिया के 1.4 मिलियन यूजर्स, और सबसे ज़्यादा एयरटेल को लॉस हुआ है, 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर डाउन हुए हैं। ये सब हुआ है क्योंकि इन्होंने अपने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए।
जियो, एयरटेल और वीआई इन सब के सब्सक्राइबर बीएसएनएल के पास चले गए। बीएसएनएल अकेला ऐसा टेलीकॉम प्लेयर है जिसने अपने टैरिफ्स नहीं बढ़ाए और सब्सक्राइबर भी गेन किया है। 2.9 मिलियन सब्सक्राइबर ऐड किया है। टोटल सब्सक्राइबर बेस कितना है कंपनियों का? सबसे ऊपर है जियो 475.7 मिलियन यूज़र्स। उसके बाद सेकंड नंबर पे है भारती एयरटेल 387.8 मिलियन यूज़र्स। फिर आता है वोडाफोन आइडिया 215.8 मिलियन यूज़र्स और सबसे नीचे है सरकारी कंपनी बीएसएनएल 88.5 मिलियन। बीएसएनएल भले ही छोटा प्लेयर होगा लेकिन मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन नंबर 1 है। मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन के 4.6 मिलियन यूज़र है। उसके बाद भारती एयरटेल के 2.6 मिलियन यूज़र और जियो के 0.8 मिलियन यूज़र और वीआई के 1.1 मिलियन यूज़र। प्राइवेट प्लेयर्स के टैरिफ हाइक किए जाने का सबसे बड़ा एडवांटेज किसी कंपनी को मिला तो वो बीएसएनएल ही है। सवाल ये है कि कितने समय तक, क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क सभी जगहों पे नहीं है और उसके पास 5G भी नहीं है। बीएसएनएल पे पोर्ट करना ये शॉर्ट टर्म हो सकता है। अगर बीएसएनएल अपने नेटवर्क को एक्सपांड करेंगी तो लॉन्ग टर्म तक मार्केट कैप्चर कर सकती है। और आप सबको पता है कि बीएसएनएल नेटवर्क के मुकाबले में उतना कुछ खास है नहीं, उसका नेटवर्क हर जगहों पर नहीं है और इंटरनेट स्पीड भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये सीन हुआ है टेलीकॉम सेक्टर पे। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक ट्रेडिंग से रिलेटेड है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में रिटेल ट्रेडर्स को हो रहे लॉस को देखते हुए इस साल के 2024 के बजट में एफएनओ में लगने वाला एसटीडी चार्ज को बढ़ा दिया गया, जो 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है। क्या है एसटीडी? चार्जेस कितने बढ़े गए और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है उसको देखते हैं। एसटीडी का मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स। जब हम शेयर बाय करते हैं और सेल करते हैं दोनों समय कुछ चार्जेस देने होते हैं, जैसे ब्रोकरेज, सेबी टर्नओवर, स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज टर्नओवर और इसी के साथ होता है एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। कोई भी सिक्योरिटी यानी शेयर बाय और सेल करते समय लगता है। गवर्नमेंट ने इस टैक्स को बढ़ा दिया गया है इस बजट में एफएनओ सेगमेंट के लिए। कितना बढ़ा है? ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एसटीटी 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% ऑफ प्रीमियम किया गया। मतलब कि जब आप कोई ऑप्शन सेल करेंगे 100 रुपीज़ प्रीमियम वाला, उसको अब 0.10 पैसे देने पड़ेंगे, जो पहले 0.0625 पैसे था। और फ्यूचर्स में जो काम करते हैं, जब कोई फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट सेल करेगा उसका भी एसटीटी यहाँ पे बढ़ाकर 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया गया है। मतलब कि जब कोई 1 लाख के फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेगा तो उसको 20 रुपये देना पड़ेगा, जो पहले 12 रुपये 50 पैसे था। सुनने में छोटा लग सकता है लेकिन जो एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं वो जानते हैं इसका कितना ट्रेडिंग में इम्पैक्ट होगा। 1 अक्टूबर से नए चार्जेस लागू होने वाले हैं, लेकिन खासकर वो लोग जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, ऑल्गो ट्रेडर्स, बड़ी क्वांटिटी में, उनको यहाँ पे इम्पैक्ट होने वाला है। अब ज़्यादा चार्जेस देने पड़ेंगे। छोटे मार्जिन वाले ट्रेडर्स को भी नुकसान होगा। एक तो वैसे ही लेस मार्जिन में काम करना पड़ रहा है, ऊपर से टैक्स को बढ़ा दिया गया। लेकिन ये क्यों लिया गया? एफएनओ में हो रहे रिटेल ट्रेडर्स को लॉस को ध्यान में रखते हुए ये रूल लाया गया है, जिससे कि ट्रेडर्स लेस ट्रेड कर पाए। और यही नहीं, इक्विटी एफएनओ के साथ साथ एमसीएक्स एफएनओ में भी चार्जेस बढ़ाए गए। एमसीएक्स मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, वो एक्सचेंज जहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, एल्यूमिनियम, नेचुरल गैस जैसे कमोडिटी ट्रेड होते हैं। इन कमोडिटी में भी एफएनओ ट्रेडिंग होती है। सेबी के कहने पर एमसीएक्स ने एफएनओ चार्जेस बढ़ा दिए। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बाय एमसीएक्स, नए फीस होगी 2.10 रुपीज़ पर लाख ऑफ टर्नओवर एमसीएक्स के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में, और ऑप्शन में 41.80 रुपीज़ पर लाख ऑफ प्रीमियम टर्नओवर ऑप्शंस के लिए। सीधा सीधा टर्नओवर बेस है, जितना टर्नओवर बढ़ेगा उतना चार्जेस बढ़ेगा। सेबी का कहना है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए और डेरिवेटिव मार्केट्स में स्टेबिलिटी लाने के लिए ये मेजर्स लिए गए। इसके बाद इसी वीक में सेबी ने एक नई रिपोर्ट पब्लिश की एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर। सेबी कहती है कि पिछले 3 सालों में 93% रिटेल इन्वेस्टरों ने एवरेज 2 लाख रुपए का लॉस किया है और सिर्फ 7.2% ही ऐसे इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं जिन्होंने 3 साल में प्रॉफिट कमाया। सेबी के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर्स 2022 से लेकर 2024 तक 10 में से 9 एफएनओ ट्रेडर्स ने लॉस किया है, जिनका टोटल होता है 1.81 लाख करोड़, और ये 3 साल में हुआ है। और इन लॉस को भी कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से 93% ट्रेडर्स मतलब 1 करोड़ ट्रेडर्स ने यहाँ पे 2 लाख रुपए का लॉस किया है एवरेज, यानी कि एक ट्रेडर का एवरेज लॉस 2 लाख रुपए है। और इन लॉस को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें से 93% ट्रेडर मतलब 1 करोड़ ट्रेडर्स ने यहाँ पे एवरेज 2 लाख रुपए का लॉस किया गया। एक ट्रेडर्स का एवरेज लॉस 2 लाख रुपए का है, इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस, वो भी 3 साल में। और इन सब से ऊपर 3.5% ट्रेडर ऐसे है, यानी कि 4 लाख ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने
28 लाख रुपए का लॉस किया है पर पर्सन ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मिलाकर। और सेबी के एनालिसिस के मुताबिक सिर्फ 7.2% इंडिविजुअल ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉफिट किया है 3 साल में। उनमें से भी सिर्फ 1% ही ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है। किसी के जेब से जाएगा तो किसी के जेब में आएगा भी। रिटेल ट्रेडर्स का लॉस कहाँ गया? इस पे सेबी कहती है कि जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा कमाया है। प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स वो लोग हैं जो कंपनी के अकाउंट मैनेज करते हैं, खुद के या दूसरों के, जिनके पास बड़ा अमाउंट होता है। एक फर्म बना के ये काम किया जा सकता है। इन फर्म्स में जो प्रॉफिट कमाया है वो शॉकिंग है। प्रोप्राइटरी ट्रेडर ने 33,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 28,000 करोड़ का, सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर्स 2024 में। सेबी की रिपोर्ट आगे और कहती है कि ये जो लार्ज एंटिटीज ने प्रॉफिट किया है इसका रीज़न है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। ये मैथमेटिक बेस्ड सिस्टम होता है, कोड करके बनाओ और फिर बाय किस कंडीशन में करना है, सेल किस कंडीशन में करना है, ये सब कैलकुलेट होता है। इसमें बिल्कुल भी इमोशन नहीं होता, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। इसको ही अल्गो ट्रेड कहते हैं। तो इन लोगों ने प्रॉफिट किया है। ऑन एवरेज 2024 फाइनेंशियल ईयर में इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने 26,000 रुपये पर पर्सन सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्ज दिए। 2022 से 2024 तक 50,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट में। और इनमें से सबसे ज़्यादा 51% ब्रोकरेज चार्जेस है और 20% एक्सचेंज फीस। उनमें से 43 ट्रेडर्स 30 साल से कम है। और सबसे खास बात ये बताई गई है रिपोर्ट में, जैसे जैसे ट्रेडर्स की एज बढ़ती है 30 साल के ऊपर, उनका एफएनओ में लॉस कम होता जाता है बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। और उनमें से भी जेंडर वाइज देखा जाए तो फीमेल ट्रेडर्स का लॉस कम हुआ है एज कम्पेयर टू मेल ट्रेडर्स। तो ये सेबी ने रिपोर्ट जारी की थी। ये थी इस वीक की स्टॉक मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।